फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, टीचर, डिफेंस, बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो सीधी बात, नो बकवास पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और यहाँ पे जितने भी सवाल कराए जाते हैं वो सभी पीवाईक्यूज रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे हुए सवाल रहते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न का फुल डिस्कशन होता है और उससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी का फुल डिटेल के साथ डिस्कशन होता है। तो हम एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि खुश रहने का बस एक ही मंत्र है। क्या? कि खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। अगर खुश रहना है आपको जीवन में तो उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखिए, किसी और इंसान से उम्मीद लगाकर बैठिएगा तो आप उम्मीद में ही बैठे रह जाइएगा। ठीक है। और ये जो वीडियो है सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। चलिए तो हम सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करते हैं और सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे लाते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, बोलता है कि कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था। आपको बता दें कि जो कॉर्नवालिस था ये बंगाल के अंदर अस्थाई बंदोबस्त को शुरू किया था। कॉर्नवालिस जो है बंगाल के अंदर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का शुरुआत किया था। कब किया था? तो ये 1793 ईस्वी में किया। कब किया? 1793 ईस्वी में किया था। और कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक माना जाता है और कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना जाता है और कॉर्नवालिस को पुलिस दस्ता का जनक माना जाता है। पुलिस दस्ता का जनक माना जाता है। तो इतने सवाल यहाँ से बनेगा कि कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया। तो कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया 1793 में। कहाँ पे? बंगाल के अंदर। उसके बाद सिविल सर्विस का जनक किन्हें माना जाता है? तो सिविल सर्विस का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है और पुलिस दस्ता का भी जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। चलिए हम लोग दूसरे नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है क्या कि रोगों के उपचार से संबंधित कौन सा वेद है। तो रोगों के उपचार से जो संबंधित वेद है वो है अथर्ववेद। वो कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। वेद हमारे पास कितने हैं? तो वेद हमारे पास 4 हैं। वो चारों वेद में से एक है अथर्ववेद। अथर्ववेद को चिकित्सक 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 का पुस्तक भी बोला जाता है या फिर जादू का पुस्तक किसे बोला जाता है? जादू का पुस्तक किसे? अथर्ववेद को जादू का पुस्तक माना जाता है और अथर्ववेद को चिकित्सक का पुस्तक बोला जाता है। अथर्ववेद में ही जादू टोना का जिक्र किया गया है। जादू टोना का जिक्र किया गया है। मंत्र तंत्र का उल्लेख किया गया है। प्रार्थना का उल्लेख किया गया है। प्रार्थना का हो गया, भजन का हो गया, भजन का उल्लेख किया गया है। उसके साथ इसमें ब्रह्म देवता का भी जिक्र किया गया है। तो रोगों के उपचार से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। वेद हमारे पास 4 होते हैं जिसमें से एक है अथर्ववेद। अथर्ववेद को नवीनतम वेद भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। अथर्ववेद को नवीनतम नवीनतम वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना, जादू मंत्र, प्रार्थना, भजन का उल्लेख है। साथ में अथर्ववेद को जादू की पुस्तक बोली जाती है और अथर्ववेद को चिकित्सा का समाधान वाला बुक भी बोला जाता है। इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अथर्ववेद को नवीनतम वेद माना जाता है, यानी नया नया वेद है। ठीक है। और वेद त्रयी में ये शामिल नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेद त्रयी है, लेकिन वेद त्रयी में ये अथर्ववेद शामिल नहीं है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तीसरा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल की अगर हम लोग जिक्र करें तो तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि क्षय रोग किस अंग से संबंधित बीमारी है। तो देखिए क्षय रोग को ही बोला जाता है टीबी, जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी बोला जाता है। और क्षय रोग जो है एक बैक्टीरिया की कारण होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्षय रोग में जो बैक्टीरिया आता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइको
बैक्टीरियम, बैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम है। जिस बैक्टीरिया की वजह से टीबी रोग या क्षय रोग होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम टीवी, ठीक है, यानी ट्यूबरक्लोसिस। और ये जो क्षय रोग है ये एक बैक्टीरिया से संबंधित रोग है। और क्षय रोग में हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो है फेफड़ा। वो कौन सा अंग है, फेफड़ा, ठीक है। और ये जो है अगर आप कि कोई टीबी का मरीज है वो खांसता है तो उसके खांसने से ये बैक्टीरिया दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। तो टीबी के लोगों से इन चीजों को बचाव भी करना चाहिए, ठीक है। तो टीबी यानी क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है जिसमें फेफड़ा अंग को ये प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर अगर हम लोग सवाल को देखें तो चौथा नंबर हमारा सवाल बोलता है कि किस अभिलेख में खारवेल का राजा का वर्णन मिलता है। देखिए अभिलेख का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल जो है, कलिंग यानी उड़ीसा की ये राजा हुआ करते थे। इनका जो जिन अभिलेख में वर्णन मिलता है उनका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल राजा का वर्णन मिलता है। एक आता है एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति एक आता है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का जिक्र मिलता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल राजा का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का राजा का वर्णन मिलता है। और एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी भी कहलाता है। चलिए हम लोग पांचवा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखिए तो पांचवा नंबर हमारा सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान का जनक कहे जाते हैं। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर V.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे जाते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है मसौदा या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी 1947 के अंदर रह चुके हैं। और भारतीय संविधान का इन्हें जनक माना जाता है। और भारत के पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हुआ करते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कुछ पुस्तकें की बात करें तो उनमें कुछ खास पुस्तक में पहला नाम आता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसके बाद एक आता है द बुद्ध एंड हिज धम्म, एक पुस्तक आता है द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जाति प्रथा का विनाश है। ये इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि, चैत्य भूमि। इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है उसका नाम है चैत्य भूमि। चलिए हम लोग छठा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। छठा नंबर सवाल अगर हम लोग देखें तो छठा नंबर हमारा सवाल बोलता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। तो श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, जगजीवन राम। जगजीवन राम की अगर हम लोग समाधि स्थल की बात करें तो जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम है समता भूमि, समता स्थल नाम है। भारत के पहले अगर हम लोग गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVBP, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के अगर हम लोग पहले रक्षा मंत्री की बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन थे, बलदेव सिंह हुआ करते थे। स्वतंत्र भारत के अगर हम लोग पहले शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री हमारे रह चुके हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा,
ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए 7वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग 7वां नंबर सवाल की बात करें तो 7वां नंबर हमारा सवाल बनता है कुछ इस प्रकार की, बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार, बांसुरी हमारे कौन बजाते हैं? कान्हा जी, कृष्ण जी, कन्हैया जी, तो उन्हीं से संबंधित नाम है। तो बांसुरी के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं पहले हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। हरि किनको बोलते हैं हम लोग? कृष्ण जी को बोलते हैं। हरि किनको बोलते हैं? कृष्ण जी को। तब बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार पहले हुए हरि प्रसाद चौरसिया। दूसरा की बात करें तो दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसमें एक आते हैं राजेंद्र पन्ना। राजेंद्र पन्ना एक नाम आता है। राजेंद्र पन्ना एक नाम आता है। बांसुरी के और प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो एक आता है कुंजी मणि। कुंजी मणि की नाम आता है। ठीक है। एक आता है पन्ना लाल घोष। पन्ना लाल घोष। ये सब जो है प्रसिद्ध बांसुरी के कलाकार रह चुके हैं। ठीक है। तो बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया, राजेंद्र पन्ना, कुंजी मणि, पन्ना लाल घोष। ठीक है। अगर और व्यक्ति हैं तो उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जो हमसे छूट गया। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर हम लोग सवाल देखते हैं तो 8वां नंबर हमारा सवाल बोलता है कि जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर जो है, सबसे पहले ये समझिए, जहांगीर का जो बाप है, यानी जो जहांगीर का जो पिताजी हैं, पिता, जहांगीर का पिता का नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर। तो अकबर का बेटा, ज्येष्ठ पुत्र, यानी अकबर का बड़ा बेटा का क्या नाम है? जहांगीर नाम है। ठीक है। तो जहांगीर जो है किसका बेटा था? अकबर का था। जहांगीर का जो शासन काल है उसे चित्रकला का सुवर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का सुवर्ण काल माना जाता है, यानी गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर। ठीक है। यानी जहांगीर का जो शासन काल था उसे चित्रकला का सुवर्ण काल कहा जाता है। यानी जहांगीर के ही शासन काल में जो चित्रकारी थी वो अपनी चरम सीमा को छू रही थी। ठीक है। इसलिए इसे चित्रकला का सुवर्ण काल कहा जाता है। और साथ में जहांगीर को जो है, जहांगीर का अन्य नाम की बात करें तो मुहम्मद सलीम हुआ करता था। अन्य नाम सलीम। ठीक है। तो जहांगीर का अन्य नाम मुहम्मद सलीम हुआ करता था और जहांगीर का जो पिताजी का नाम क्या है? अकबर नाम हुआ करता था। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। और जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? तो चित्रकला का संरक्षण दिया था। चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग 9वां नंबर सवाल देखें तो 9वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि लाख बख्श किन्हें कहा जाता है या किन्हें माना जाता है? देखिए, लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, लाखों में दान देने वाला, लाखों में दान देने वाला, दान देने वाला को लाख बख्श बोला जाता है। और लाख बख्श के रूप में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि दिया गया था लाख बख्श का। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का नींव रखा था। ठीक है। और इसको पूर्ण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश। इसे गुलामों का सरदार भी बोला जाता है, इल्तुतमिश का। तब लाख बख्श के रूप में किन्हें जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद का नाम है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ही कुतुब मीनार का नींव रखा और इसकी राजधानी लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर अगर हम लोग सवाल देख लेते हैं तो 10वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किया गया और खोज करने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का एक शहरी केंद्र था। शहरी केंद्र था। कौन? हड़प्पा सभ्यता एक शहरी केंद्र था। इसे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया और हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे है। किन नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता। अगर हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आरकेडी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आज को हम इस सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी अगर अच्छा लगे तो वीडियो पर एक कमेंट जरूर कर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।